नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो संविधान पढ़ा रहे हैं। तो संविधान में हमने संविधान को बताया कैसे बना है भारत का संविधान, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कितने भाग हैं, कितने उसमें अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको पीछे के वीडियो में हम बता दिया है। तो आगे आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 1 है। जैसे भाग आपके 22 तक हैं, तो भाग 1 में किस चीज का उल्लेख है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में है। अब भारतीय संविधान के जो भाग 1 में है इसका उल्लेख है 1 से लेकर के यहाँ पर 4 तक। तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भाग 1 के आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। तो ये जो पढ़ाने के बाद यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सक्सेसफुल एकेडमी के ऑफिशियल उसमें है लिंक, उसको आप ज्वाइन करिए और उसके बाद वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। साथ में सेशन खत्म होने के बाद हम आपका प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे। तो बात करते हैं, अब देखिएगा भाग 1 में आर्टिकल क्या लिखा हुआ है कि भाग 1 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेखित है। अब भाग अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 में कह रहा कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का क्या है? एक संघ है। यानी भारत को क्या कहा गया है? एक संघ कहा गया है। जब भी यहाँ पर आप देखेंगे संघ के 2 शब्द होते हैं, एक संघ दूसरा संघ शासित प्रदेश। संघ के अंतर्गत राज्य और संघ शासित प्रदेश, यानी कि यहाँ पर राज्य कितने हैं? तो 28 है और साथ में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो कितने हैं? तो यहाँ पर 8 हैं। यानी 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिससे मिलकर बना है आपका क्या? संघ मिला है, बना हुआ है। और संघ की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसको 8 ही आपको रखना है। यहाँ पर गलती से मिस्टेक से यहाँ पर हो गया है, तो आपको यहाँ पर 8 रखना है। यानी 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखेंगे कि संघ जो होते हैं, संघ एक यूनियन, इसके लिए शब्द जो यूज किया जाता है यूनियन शब्द का यूज किया जाता है। और आपका एक होता है फेडरेशन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसको समझिएगा। और इधर आपका यूनियन का यानी फेडरेशन का मतलब भी राज्य होता है और यूनियन का मतलब भी राज्य होता है। लेकिन यूनियन का मतलब जो राज्य होता है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है, जिसका यूनियन कहा जाता है, संघ कहा जाता है। लेकिन फेडरेशन का मतलब होता है राज्यों को अलग होने का पूर्ण क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। और दूसरी खास बात ये होती है कि राज्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं होते हैं यूनियन के अंतर्गत, जबकि राज्य इस समझौते का परिणाम है। अब दोनों में शब्द में ये यूज जो किया गया है उन शब्दों पे याद करिएगा कि भारत को क्या कहा गया? एक संघ, राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में जितने भी राज्य हैं सभी क्या है? एक संघ है। यानी उनको अलग राज्य का अस्तित्व नहीं है कि अलग कोई राज्य का अस्तित्व हो। और इसमें क्या है? राज्यों को अलग होने का पूर्ण क्या है? स्वतंत्रता है। तो ये फेडरेशन शब्द और यूनियन शब्द दोनों को याद कर लीजिएगा। फेडरेशन का मतलब क्या होता है और यूनियन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको हमने बता दिया अनुच्छेद 1 के बारे में, तो उसी तरीके से आप देखिएगा अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में सीधा सीधा कहा गया है कि संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना यह शक्ति संसद में निहित है। यानी कि भारत में कोई भी राज्य, विदेशी राज्य, कोई जीता हुआ राज्य, उसको भारत में शामिल किया जा सकता है और या कोई नया राज्य स्थापित किया जा सकता है। ये अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल आपके 2 में कहा गया है। यानी अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि यहाँ पर बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा राज्यों का क्या किया जा सकता है? स्थापना की जा सकती है। तो दोनों शब्द को याद रखिएगा, बाहरी राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो है इस अनुच्छेद में कहा गया है 2 में। और ये कौन निश्चित करेगा? तो संसद निश्चित करेगी। यानी संसद कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, 2 सदन होते हैं। तथा अगर संसद के अंक की बात करें तो अंक कितने होते हैं? 3 होते हैं।
लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। तो ये हो गया आपका आपके अनुच्छेद 2 की बात। अब अनुच्छेद 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को, अनुच्छेद 3 कहता है संसद को यह शक्ति प्राप्त है, राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। यानी कि संसद को ये पावर दिया गया है, कोई भी राज्य है उसके क्षेत्र यानी उसकी सीमा को क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। और दूसरा कहा गया है उस सीमा को घटाने की भी शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। संसद किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य की सीमा को क्या कर सकता है? घटा सकता है। ये दोनों जो पावर दिए गए हैं, किसके पास पावर दिए गए हैं? तो संसद के पास हैं। और संसद हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, अंग 3 होते हैं। अगला है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। बात वही है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अगला है उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है कि कोई भी राज्य है और उस राज्य का वर्तमान में नाम कुछ और है, आगे उसका नाम कुछ और कर दिया जाता है। जैसे कोई भी स्टेट है उसका नाम आज कुछ और है और कल का उस नाम परिवर्तित करके कोई दूसरा नाम रख दिया जाए, तो ये सब करने की पावर किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा जाए तो आर्टिकल आपका कौन सा है? 3 है। अगला बात करते हैं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य की गठन भी कर सकता है। यानी 2 राज्य हैं, 2 राज्यों के क्षेत्र हैं, एक राज्य का क्षेत्र अलग है और दूसरे राज्य का क्षेत्र अलग है, तो 2 राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर के भी एक नए राज्य की या एक नए सीमा का जो है विनिर्माण कर सकती है संसद। और ये पावर संसद के पास ही दी गई है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी बातें किसमें कही गई हैं? तो अभी बताया है कि अनुच्छेद 3 में कही गई हैं। अब लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका 4 है। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? तो देखिएगा अनुच्छेद 4 में सीधा कहा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में, यानी कि अनुच्छेद 2 में अभी हमने बताया क्या कहा गया है और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नाम परिवर्तन, सीमा को घटाना बढ़ाना, ये सारे जो आपके दिए गए हैं अधिकार संसद को दिए गए हैं, तो ये सब संसद कर सकता है। तो उसको क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर संशोधन जो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि संसद जो भी निर्णय लेगी राज्यों के संबंध में, उसमें जो सुधार कर सकती है वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्योंकि 368 कल ही बताया है कि भाग 20 में क्या है कि संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत है और भाग 20 में है। और कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। लास्ट है अनुच्छेद 4 द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन कर सकते हैं। ये शब्द यहाँ पर जो यूज किया गया है साधारण बहुमत, यहाँ पर संसद को जो भी 2 और 3 में परिवर्तन करना होगा वहां पर किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि साधारण बहुमत से जो भी वहां पर प्रतिनिधि हैं उसमें से आधे लोगों +1 50% +1 जो अगर निर्णय ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये सीधा किसमें कहा गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कहा गया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है किसी तरीके से। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट करके कि 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद से आंध्र प्रदेश का गठन किया था। यानी कि भाषा के आधार पर लिखा भी है कि आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषी राज्यों के रूप में किया गया था और इसके कारण अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी। यानी कि भाषा के आधार पर पहली बार कोई राज्य अगर गठित हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित हुआ था और तेलुगु भाषा के आधार पर। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश को आपको देख लीजिएगा कि 1 अक्टूबर 1953 में ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जब ये राज्य गठित हो गया था, तो अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग की थी और इसी के आधार पर आगे परिणाम क्या निकला कि यहाँ पर सरकार को एक जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्या करना, राज्यों का
पुनर्गठन आयोग का यहाँ पर निर्माण किया। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था आपका यहाँ पर फजल अली की अध्यक्षता में बना था। और आयोग में कुछ अन्य भी सदस्य थे। तो देखिए अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देखेंगे अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो फजल अली थे। और एक सदस्य कौन थे, के.एम. पडिक्कर थे। और दूसरे सदस्य कौन थे, हृदय नारायण कुंजरू। यानी कुल मिला के 3 सदस्य थे। पहले फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। और दूसरा उसके दो जो सदस्य थे उसमें के.एम. पडिक्कर थे और दूसरे कौन थे, हृदय नारायण कुंजरू थे। तो इतने सारे पॉइंटों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि भाषा के आधार पर कौन राज्य गठित हुआ, आपका आंध्र प्रदेश गठित हुआ। और उसी के आधार पर बाद में भाषा के आधार पर अन्य राज्यों ने भी मांग किया कि हमको भी अलग किया जाए। तभी जो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। और इसने जो है यहाँ पर इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन तथा एक भाषा के आधार पर राज्यों के सिद्धांत को ठुकरा दिया। यानी कि पुनर्गठन और एक भाषा के आधार पर सिद्धांत को नहीं माना किसने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। और 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो याद रखना है कि ये जो गठन आपको 1953 में हुआ था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कर दी थी। तो रिपोर्ट यहाँ पर याद रखिएगा कब दिया, तो 1956 में आपके क्या दिया, रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट के आधार पर ही जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था आपका कब, 1956 में। उसी के तहत आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो शुरुआत में याद रखिएगा 14 और 6, 14 आपके राज्य थे और 6 आपके क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे वर्तमान में आपको याद है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वैसे पहले के बारे में भी याद रखना है कि 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिए यहाँ पर इसी आधार पर देखेंगे कि तो भाषा के आधार पर राज्य धीरे धीरे गठित होने लगे थे। और अंतिम राज्य आप देखेंगे तो तेलंगाना है, जो यहाँ पर अंतिम राज्य के बारे में यहाँ बता रहे हैं, देख लेते पहले, हो सकता है यहाँ पर दिया गया हो। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर याद रखना है कि आपके 1 नवंबर को याद रखना है, 1 नवंबर 2000 को, फिर 9 नवंबर 2000 को, और फिर 15 नवंबर 2000 को। तो 2000 में कितने राज्य गठित हुए थे आपके, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा, तो यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़। आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, तो आपका कहाँ, एमपी से अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। फिर आपका 9 नवंबर को कौन सा, तो उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ, तो यूपी से अलग हुआ। फिर 15 नवंबर कौन सा, आपका झारखंड। तो झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था, तो झारखंड आपका अलग हुआ था किससे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बिहार से अलग हुआ था। तो इस तरीके से ये आपका जो 36वां था कौन सा, ये 36वां राज्य बना क्रम का। और ये आपका 27वां राज्य बना था। और ये आपका 28वां राज्य बना था। और फिर आपका 2 जून, यहाँ पर 2 जून याद रखना है, 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था, तो याद रखना है आपका कौन सा, तेलंगाना बना था। कौन सा, तेलंगाना बना था, जो किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, या यहाँ पर लिख दिया। तो ये कौन सा क्रम का था, तो ये 29वां राज्य था। तो इस तरीके से राज्यों का यहाँ पर अलग अलग बाद में गठन हुआ था। तो इसको यहाँ पर याद रख लेना है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देशी रियासतों का एकीकरण। अब देखेंगे यहाँ पर जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय देखेंगे देशी रियासतें कुल कितनी थी, 562 देशी रियासतें थी। और 562 देशी रियासतों में याद रखना है कि यहाँ पर 562 देशी रियासतें थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय गवर्नर, जो भारत के थे गवर्नर जनरल, उन्होंने कहा कि जो देशी रियासतें भारत के साथ जाना चाहती हैं
वे भारत में अपना विलय करें, अर्थात जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती हैं। यानी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, जो 562 देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई थी। देशी रियासतें का मतलब होता है जहाँ राजा महाराजा शासन करते हैं, तो उनको ये पावर दे दिया गया कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं, वो चाहें तो भारत के साथ मिल सकती हैं। लेकिन 562 देशी रियासतों में आप देखेंगे कि यहाँ पर 559 रियासतों ने क्या किया, भारत में अपना विलय को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसमें जो 3 रियासतें थी, अब 3 रियासतें देखिए कि कौन कौन सी थी। 3 रियासतें जो थी आपकी, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी थी, तो हैदराबाद, आपका जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। तो 3 जो देशी रियासतें थी, ये तीनों रियासतों ने अपना एकीकरण नहीं किया था किसी के साथ, ये स्वतंत्र राज्य की ही अपना शासन चलाते थे। तो यहाँ पर ये राज्यों को क्या किया गया बाद में कि हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से यहाँ पर भारत में मिलाया गया, और जूनागढ़ को क्या किया, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिला दिया गया था। तो उस समय कश्मीर में हरि सिंह थे, हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य आपस में बातचीत हुई थी, और उसी के अंतर्गत कश्मीर को 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर 3 ही रियासतों को बाद में मिलाया गया था, बाकी और सारे राज्य। और इन देशी रियासतों में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो योगदान था, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो योगदान किसका था, तो योगदान यहाँ पे याद रखिएगा किसका था। तो यहाँ पर योगदान के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के बारे में याद रखिएगा कि जो आपका देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो सरदार पटेल था। इसीलिए 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार पटेल की प्रतिमा भी कहाँ बनी हुई है, गुजरात में बनी हुई है, स्टेच्यू ऑफ कौन सी, इक्वलिटी। तो वो इसी सरदार पटेल की ही क्या है, प्रतिमा है। तो यहाँ पर इतनी बातों को यहाँ पर याद रखिएगा। फिर आगे की वीडियो में मिलते हैं, उसके आगे के बारे में बताते हैं कि भाग 2 पढ़ाएंगे, भाग 3 पढ़ाएंगे। इस तरीके से एक एक भाग को यहाँ पर हम आपको कवर कराएंगे, बताएंगे अच्छे तरीके से। और चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। कमेंट के माध्यम से बताइए सेशन कैसा लगा है। और आपको ये PDF जो भी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल आप सक्सेस विद ऑफिशियल करके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और उसको वहाँ पर आप ज्वाइन करें, सारी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।